तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, मैं तेरे बुलाने पर लौट आऊंगा। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना, साथ दिखूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना दिखूं तो सजा देना। तो क्या हाल चाल मेरे मित्रों, काफ़ी समय के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, बायो वाला के ऊपर। तो आज हम एक बढ़िया टॉपिक के साथ अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा म्यूटेशन। व्हाट इज़ अ म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन के बारे में अगर हम देखें, अगर आपके डीएनए के अंदर कोई ऐसा चेंज हो रहा है जो अचानक हो जाए, ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? इट इज़ अ सडन इनहेरिटेबल चेंज, ठीक है, इट इज़ अ सडन इनहेरिटेबल चेंज इन योर डीएनए। अगर आपके डीएनए के अंदर जो कोड होते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर कोड कौन होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जितने भी कोड हैं, अगर इनके अंदर कोई भी जरा भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर जरा भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन अगर हम देखें, ये क्या सकता है? ये किसी भी बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस ला सकता है। आपकी मॉर्फोलॉजी अलग हो जाएगी। मान लीजिए कुछ ऐसा म्यूटेशन आपके अंदर हो जाए, ठीक है, आपके जेनेटिक लेवल के ऊपर, आपके डीएनए लेवल के ऊपर कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि आपके पर निकल आए, आप अचानक उड़ने लगो, फिर आसमान में उड़ते हुए कौवों से बात करो, हाँ काऊ काऊ क्या चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो मजाक हटाते हैं, तो बात करते हैं सीरियसली होकर अपने टॉपिक के ऊपर कि आज हम म्यूटेशन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि म्यूटेशन जो है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये पढ़ा जाता है जेनेटिक्स के अंदर। तो वाई वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन जेनेटिक्स? तो हमको पहले ये जानना चाहिए कि जेनेटिक्स के अंदर ये क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जेनेटिक्स जो है ये डील करती है काहे से? हेरिडिटी से और वेरिएशन से, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और जो वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन है वो आती है म्यूटेशन से, ठीक है, वेरिएशन आती है म्यूटेशन से। अब वेरिएशन क्या होती है कि एक दूसरे में कितनी भिन्नता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आप हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके और आपके बच्चों में कितनी विभिन्नताएं आ रही हैं, इसको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। उनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर या उनके जेनेटिक लेवल के अंदर कितनी भी वेरिएशन आ रही हैं, उनको हम विभिन्नता आ रही है उनको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक इन जेनेटिक्स, बिकॉज लिखते हैं यहाँ पे हम बिकॉज व्हाट्सएप वाला बिकॉज लिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जेनेटिक्स डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हमको पता है जो जेनेटिक्स है वो हेरिडिटी से, काहे से? हेरिडिटी से और वेरिएशन से डील करती है। और वेरिएशन है वो म्यूटेशन से ही बनता है, ठीक है। इट इज़ द सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन है सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ है वेरिएशन, ठीक है। तो हमने म्यूटेशन के बारे में जान लिया कि व्हाट इज अ म्यूटेशन, होता क्या है और इसको जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ क्यों रहे हैं। और जो म्यूटेशन है, छोटा सा क्वेश्चन ये भी नीट के अंदर आ सकता है कि जो म्यूटेशन है, ये जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? उस साइंटिस्ट का हम नाम लिख लेते हैं। इन्होंने म्यूटेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था। टर्म गिवन बाय डिवरीज, टर्म गिवन बाय डिवरीज। इन्होंने म्यूटेशन के ऊपर एक प्लांट के ऊपर वर्क किया था। उस प्लांट का भी नाम कभी कभी आ जाता है, तो उसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इन्होंने एक प्लांट के ऊपर वर्क किया था। वर्क कहाँ पे किया था? एक प्लांट के ऊपर, और उस प्लांट का नाम क्या था? इवनिंग प्राइमरोज,
इवनिंग प्राइमरोज, या इसका बोटानिकल नेम जो है वो है ओइनोथोरा लेमार्कियाना। ठीक है, इस टॉपिक को हम जेनेटिक्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इट डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हमने वेरिएशन बता दिया कि वेरिएशन होता क्या है, कि आपके अंदर आप में और आपके बच्चे के बीच में कितना वेरिएशन है, या आपके जो दो सिमिलर बच्चे हैं, ठीक है, सिमिलर का मतलब है अगर वो जुड़वा भी हैं तो उनके बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है, उनकी मॉर्फोलॉजी कितनी अलग अलग है, ठीक है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन का एकमात्र जो कारण होता है वो होता है म्यूटेशन। इसीलिए म्यूटेशन को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। म्यूटेशन जो टर्म दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था डिवरीज के कारण। डिवरीज ने म्यूटेशन के ऊपर एक प्लांट के ऊपर वर्क किया था जिसका नाम था इवनिंग प्राइमरोज। उसका बोटेनिकल नाम क्या है? उसका बोटेनिकल नाम है ओइनोथोरा लेमार्कियाना। ठीक है, इतना आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लिखाते हैं यहाँ पे क्या इसकी डिफिनीशन। ओके, अब हम बात करते हैं कि म्यूटेशन की जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है। तो चलिए लिखते हैं, आप भी कॉपी पेन उठाइए और साथ ही साथ लिखते रहिए। ठीक है, अपने बालों को घुमाना बंद करें या कानों को खोदना बंद करें और साथ ही साथ हमारे साथ लिखना चालू करें। एनी सडन इनहेरिटेबल चेंज, एनी सडन इनहेरिटेबल change in DNA, DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, DNA सीक्वेंस, एनी सडन इनहेरिटेबल चेंज इन DNA सीक्वेंस, इसको ही हम म्यूटेशन कहते हैं। DNA के ऊपर जो उसके कोड होते हैं, ठीक है, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, और यूरेसिल तो आपका RNA के अंदर होता है। लेकिन जितने भी DNA के ऊपर कोड होते हैं, अगर इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर कोई भी चेंजेस आ जाएं, ठीक है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सभी म्यूटेशन इनहेरिटेबल होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि सभी म्यूटेशन क्या इनहेरिटेबल होते हैं, क्या वो एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं या एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि म्यूटेशन आपकी जो हो रही है वो किस लेवल के ऊपर हो रही है। क्या म्यूटेशन आपकी ऑर्गन के ऊपर होती है? क्या म्यूटेशन आपकी टिश्यू के ऊपर होती है? नहीं ना, आपकी जो म्यूटेशन होती है वो सेल के लेवल के ऊपर होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी की सेल होती हैं, पहली बात तो एक सोमैटिक सेल होती हैं जिनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, और एक होते हैं गमीटिक सेल, ठीक है, जिनके अंदर गमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y पाए जाते हैं। और इसको छोड़ के बॉडी की जितनी भी अदर नॉर्मल सेल होती हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। ठीक है, उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। अगर सोमैटिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं होंगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं धोखे से म्यूटेशन आपकी गमीटिक लेवल के ऊपर हो गया, गमीटिक लेवल का मतलब है अगर आपके गमीट में म्यूटेशन हो गया, जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन हो गया, तो जर्म सेल से क्या बनेगा आगे चल के स्पर्म, और स्पर्म आगे चल के कहां करेगा, फ्यूज ओवम से होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा पूरा एक एम्ब्रियो। जब आपकी म्यूटेशन गमीट लेवल पर होगी, जर्म लेवल पर होगी, तब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी, वरना क्या होगा, वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगी। तो यहां पे हम क्वेश्चन सबसे पहले डालते हैं, लिखिएगा साथ ही साथ हमारे, इज ऑल म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल, क्या सभी टाइप की म्यूटेशन जो होती हैं वो इनहेरिटेबल होती हैं। तो हमको पता करना चाहिए कि म्यूटेशन आपकी हो किस लेवल के ऊपर रही है। हमने हालांकि पहले ही समझा दिया है, लेकिन अब हम इसको लिख के समझते हैं। ठीक है, इसको हम लिख के समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो म्यूटेशन होती है ये दो टाइप से हो सकती है। म्यूटेशन दो टाइप से हो सकती है।
नंबर फर्स्ट सोमैटिक म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन। और नंबर सेकेंड यहां पे गमेटिक म्यूटेशन, गमेटिक गमेटिक म्यूटेशन, या इसको हम जर्म सेल की म्यूटेशन भी बोलते हैं, जर्म सेल, जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन, ठीक है। तो दो टाइप की म्यूटेशन हो सकती हैं, नंबर वन सोमैटिक म्यूटेशन एंड नंबर टू गमेटिक म्यूटेशन, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपकी हो गई यहाँ पे स्किन सेल, ठीक है, आपकी स्किन सेल हो गई, आपकी लीवर की सेल हो गई, ठीक है, आपके गॉल ब्लेडर की सेल हो गई, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, ये जितनी भी सेल हो गई ये सोमैटिक सेल हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो रही है तो वो म्यूटेशन क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगी, नॉट पास ऑन नेक्स्ट जनरेशन, तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं होगी। लेकिन अगर गमेटिक लेवल के ऊपर म्यूटेशन हो गई, ठीक है, तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास हो जाएगी मेरे लाल, ठीक है। अगर वो गमेटिक लेवल के अंदर म्यूटेशन हो गई तो वो पास हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, ठीक है, ये है टेस्टिस, ये क्या है टेस्टिस, सिंगल होता है तो उसको बोलते हैं टेस्टिस। अगर हम प्लूरल दोनों टेस्टिस की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं TES टेस्टिस, ओके। ये भी एक बहुत ही महीन टर्मिनोलॉजी है, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इनके अंदर सेल होती है कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया, कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया, इनके अंदर सेल होती हैं कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाती हैं, ये फॉर्मेशन करती हैं स्पर्म का, ये काहे का फॉर्मेशन करती हैं, ये फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पे स्पर्म का। और स्पर्म क्या करेगा, ये फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या बनाएगा आगे चल के जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है, ये बनाएगा आगे जाके जाइगोट, ठीक है, ये बनाएंगे आगे जाके जाइगोट, ओके। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आ जाएगी, नेक्स्ट जेन, यहाँ पे जेन लिखा है समझ जाइएगा। अगर म्यूटेशन आपकी सोमैटिक लेवल के ऊपर हो रही है, आपकी स्किन सेल के अंदर हो रही है, या लीवर के सेल के ऊपर हो रही है, गॉल ब्लैडर की सेल के ऊपर हो रही है, तो वो जो म्यूटेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं होगी। लेकिन अगर यही म्यूटेशन आपके गमेटिक लेवल के ऊपर हो रही है, आपके टेस्टिस में हो रही है, आपकी ओवरी के अंदर हो रही है, तो वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कौन सी म्यूटेशन इनहेरिटेबल होती है और कौन सी म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं होती है, ओके, अंडरस्टैंड, समझ चुके होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि सोमैटिक म्यूटेशन के अंदर जो म्यूटेशन होती है वो कहाँ पे पास होती है। वो भी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर जो सोमैटिक लेवल पे म्यूटेशन हो रही है वो पास कहाँ हो रही है, ठीक है, वो भी बताते हैं आपको। एक सेकंड ज़रा रुकिए, यहाँ पे जो सोमैटिक लेवल के ऊपर म्यूटेशन हो रही है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब सोमैटिक सेल के ऊपर म्यूटेशन होती कैसे है, जैसे कि मान लीजिए आपकी सेल के ऊपर कोई रेडिएशन पड़ गया, आपकी स्किन सेल के ऊपर एक्स रेज पड़ गई और वहाँ पे डीएनए के लेवल के ऊपर चेंजेस हो गए, या क्रोमोसोम वहाँ के टूट फूट गए, क्रोमोसोमल अबरेशन हो गया, ठीक है, जिससे क्या होता है, कैंसर का मेन कॉज क्या होता है, कैंसर का मेन कॉज होता है क्रोमोसोमल अबरेशन, मतलब वहाँ पास से क्रोमोसोम टूट फूट जाना। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे एक्सरे किया जाता है तो वहाँ पे जो एक्सरे लोग करते हैं तो उनका एक एपरिन टाइप का कोट होता है जो उनको एक्सरे से बचाता है, और वहाँ पे लिखा भी होता है कि एक्सरेज के अंदर, उस लैब के अंदर जहाँ पे एक्सरे परमानेंट की जाती है, वहाँ पे विदाउट एपरिन कोट पहने, हालांकि जो उनका जो भी कोट होता है उसको पहने, आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक मत रुकिए वरना आपकी सेल के अंदर म्यूटेशन हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये है कौन सी हमारी नॉर्मल सेल, ये हमारी है नॉर्मल सेल।
ये क्या है हमारी नॉर्मल सेल। अब क्या होगा, इसके अंदर कोई यहाँ पे हमने रेडिएशन डाल दिया। ये क्या डाल दिया, रेडिएशन, रेडिएशन लाइक एक्सरेज, एक्सरेज इसके ऊपर हमने डाल दी। अब इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हो गया म्यूटेशन। अब जब ये सेल माइटोसिस के थ्रू क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जब इसके अंदर माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं, अभी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइटोसिस की, ठीक है, जब ये डिवाइड करेगी, जब दो डॉटर सेल इसकी बनेगी, ठीक, जब इसकी दो डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है, जब इसकी ये दोनों बन रही हैं यहाँ पे डॉटर सेल, डॉटर सेल, तब ये म्यूटेशन इन डॉटर सेल के अंदर पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा उसकी बॉडी के ही अंदर, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। वो म्यूटेशन इसकी बॉडी के अंदर ही फैलता जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। तो सोमैटिक म्यूटेशन जो होता है सोमैटिक सेल का, वो एक सेल से उसकी ही बॉडी की दूसरी डॉटर सेल तक जाता है, ना कि नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, तो आप यहां पे समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन कितने टाइप की होती है। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कि म्यूटेशन कितने टाइप की होती है, ठीक है, म्यूटेशन कितने टाइप की होती है। सबसे पहले आप बात करते हैं, यस यस एंड यस, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे जीन म्यूटेशन। यहां पे कौन, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ठीक है, चेंज इन जेनेटिक लेवल, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, उसको बोलते हैं हम जीन म्यूटेशन, ठीक है। हम जो म्यूटेशन के टाइप हैं वो किस फॉर्म में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है उसके अंदर कई फॉर्म अगर देखें तो होती है। सबसे पहले तो जो डीएनए का ओपन पार्ट होता है, ठीक है, तो जो डीएनए होता है उसकी जो ओपन फॉर्म होती है उसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, ठीक, ये हमारा यहाँ पे ये वाला जितना फॉर्म है ये हमारा हो गया डीएनए। ये हल्का लेस कंडेंस है, इतना कॉइल्ड अभी नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉइल्ड हो जाता है, जब ये ज़्यादा ही कॉइल्ड हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है, ये हो गया क्रोमेटिन। अब जब ये ज़्यादा ही और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, और ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, तो ये हो गया हमारा यू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, यू क्रोमेटिन एंड ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया हेट्रोक्रोमेटिन, ये हमारा हो गया हेट्रोक्रोमेटिन। और आगे चल के ये क्या बनाते हैं, जब मोस्ट कंडेंस फॉर्म हो जाती है डीएनए की, उसको आप सभी जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो डीएनए का जो ओपन वाला पार्ट होता है लेस कंडेंस होता है पहले, ठीक है, जो हम नॉर्मली जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ओपन टाइम में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं डीएनए। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा, ठीक है, जब हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा धीरे धीरे कॉइल्ड किया जाता है, तो जो हल्का कॉइल्ड वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, जहां पे हल्का कॉइल्ड होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और जहां पे ज्यादा ही कॉइल्ड हो जाता है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो मोस्ट कंडेंस फॉर्म होती है हमारे डीएनए की, जो नॉर्मली कहाँ विजिबल होती है, जो आपकी विजिबल होती है मेटाफेज के अंदर। आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी, सेल साइकिल के अंदर कितने फेज होते हैं, 4, G1 G2 M एंड S, G1 G2 M एंड S। तो सबसे मोस्ट कंडेंस फॉर्म होती है मेटाफेज के अंदर, वरना नॉर्मली जो सेल साइकिल के अंदर 3 पार्ट हैं उसके अंदर आप क्रोमेटिन देखने को पाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको क्रोमेटिन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं वो हम डीएनए के लेवल पे पढ़ेंगे, और हम क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के लेवल पे भी पढ़ेंगे कि डीएनए के अंदर क्या आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर हम म्यूटेशन जो डीएनए के लेवल के ऊपर पढ़ें, तो
यहाँ पे जो इसके सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन है वो हम पढ़ सकते हैं। अगर यही म्यूटेशन हम क्रोमोसोम के ऊपर पढ़ें तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर हम पढ़ सकते हैं। मान लीजिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहीं से टूट जाए या किसी और क्रोमोसोम का पार्ट इसके ऊपर लग जाए आके, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम म्यूटेशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो ये आपने समझ लिया होगा, तो इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड। तो यहां पे आपने डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या होता है नॉर्मली इसका डिफरेंस जान लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं जो सेकेंड टाइप की म्यूटेशन होती है वो कैसी हो सकती है। चेंज इन क्रोमोसोम, वन सेकेंड जरा इसके अंदर हम इंक फिल कर लें। वन सेकेंड डियर स्टूडेंट। कभी तुम्हें याद मेरी, गाना यार बड़ा अच्छा लग गया है हमको, आज हमारे मन को भा गया ये गाना। क्यों भाई साहब, क्या बताते हैं आप भी। नंबर सेकेंड टाइप की जो म्यूटेशन होती है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन से स्टेज में हो सकती है, अकर एनी स्टेज, ये कोई भी स्टेज के अंदर हो सकती है, ठीक है। इसको नॉर्मली बोलते क्या है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल अबरेशन, क्रोमोसोम के अंदर टूट फूट हो जाना। सबसे मेन कैंसर का मेन कारण ही होता है क्रोमोसोमल अबरेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल अबरेशन। एंड थर्ड टाइप की जो म्यूटेशन होती है हमारी क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। और ये कौन सी स्टेज के अंदर होती है, अकर ओनली डिवीजन, अकर ओनली व्हेन सेल डिवाइड और फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम के लेवल पे अगर हमको नंबर में कमी या ज़्यादा करना है, क्रोमोसोम के लेवल पे अगर नंबर कम ज़्यादा होती हैं तो वो कब हम कर सकते हैं, या तो क्रोमोसोम नंबर जब हम घटा बढ़ा रहे होते हैं, या हम सेल डिवीज़न कर रहे होते हैं तभी तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्रोमोसोम का लेवल कम ज़्यादा कब हो सकता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो हमारी जो नॉर्मल सेल होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 46, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जब हमारा गमीट बनता है, स्पर्म या ओवम बनता है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या को आधा किया जा रहा है ना। लेकिन अगर इसी घटना के दौरान कुछ ऐसा दिक्कत हो जाती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्रोमोसोम के नंबर कुछ कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के अंदर वो म्यूटेशन आ जाती है। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर की म्यूटेशन से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ एक ऐसी चीज़ जिसके बिना शायद क्रोमोसोम नंबर के अंदर जो म्यूटेशन होने वाली है वो आपको ना समझ में आए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जीनोम क्या होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ओके। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर की म्यूटेशन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीनोम। ये आपको अंडे नहीं दिख रहे हैं, ये हमने सेल बनाई है, ठीक है, समझ जाइएगा ये क्या है, आपकी सेल हैं, ओके। तो ये मान लिया हमने कोई सेल ए है, ये क्या है, ये है सेल ए, नहीं इसको मानते हैं ये सेल कोई पी है, और ये जो सेल है इसका क्या नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम सेल पी क्यू, ओके ओके, अंग्रेजों वाली हम ओके बोलेंगे, ओके। तो ये सेल पी है, ये सेल हमारी क्यू है। इसके अंदर क्रोमोसोम आपको कितने दिख रहे हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबरिंग बाइक तो करनी आती होगी ना। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम दिख रहे हैं 8, ठीक है।
2n इज इक्वल टू कितने हैं इसके अंदर 8, ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितने होंगे 4, ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू कितने हैं इसके अंदर 8, तो n इज इक्वल टू कितना होगा इसका हैप्लॉइड सेट 4, ठीक है, तो इसके अंदर कितना है 2n इज इक्वल टू 8, इसके अंदर भी 2n इज इक्वल टू 8, तो 8 क्रोमोसोम इसके अंदर है, 8 क्रोमोसोम इसके अंदर है। लेकिन अगर हम केवल इसकी बात करें, इसके हाफ सेट की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे केवल इसके हाफ सेट की बात करें, पूरे की अगर बात ना की जाए, ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 4, ठीक है, तो जीनोम क्या होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जीनोम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीनोम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे जीनोम को हम ए लिख रहे हैं, जीनोम को ए लिख रहे हैं, तो इस पूरे ऑर्गेनिज्म को या इस पूरी सेल को क्या लिख सकते हैं ए, ठीक है, ए। अगर यहाँ पे जीनोम को हम बी लिख रहे हैं तो इस सेल को क्या लिख सकते हैं हम बी, ठीक है, 2 बार भी लिखेंगे ना, क्योंकि 2 बार जीनोम है, 2 सेट हैप्लॉइड सेट एक है तो उसको हम जीनोम बोलते हैं। अगर 2 हैप्लॉइड सेट हैं, ठीक है, एक सेल के अंदर 2 जीनोम है, एक सेल के अंदर कितना जीनोम है 2 जीनोम है, तो वहाँ पे हम अगर एक को ए बोल रहे हैं तो 2 जीनोम को क्या बोलेंगे ए, अगर एक जीनोम को बी बोल रहे हैं तो 2 जीनोम को क्या बोलेंगे बी। तो यहाँ पे उम्मीद है हमको कि आपने जीनोम का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि जीनोम होता क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज जीनोम, ओके। जा रहे हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के अंदर जो म्यूटेशन होती है उसको पढ़ेंगे। ये 2 टाइप से होती है, पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द पॉलीप्लॉइडी, ओके, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द पॉलीप्लॉइडी। जैसे कि हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये कोई हमारी एक सेल है, ठीक है, ये कोई हमारी एक सेल है, इसके अंदर 1 2 and 3 and 4, ठीक है, ये कोई है हमारी नॉर्मल सेल, ये क्या है हमारी नॉर्मल सेल, ये कैसी है डिप्लॉइड का मतलब है इसके अंदर 2 सेट हैं काहे के जीनोम के, जब जीनोम के 2 सेट हैं तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, ओके। ये हमारी नॉर्मल सेल है, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। अब हम इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि अगर पूरे एक जीनोम सेट की बढ़ोतरी करा दी जाए, इसके अंदर अगर पूरा का पूरा एक जीनोम ही बढ़ा दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। मोर देन 2 सेट ऑफ अ जीनोम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, कॉपी ऑफ जीनोम उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे कि मान लीजिए हमने इस सेल के अंदर, ठीक है, म्यूटेशन करवा दिया, क्या करवा दिया, यहाँ पे हमने म्यूटेशन करवा दिया, और अब ये सेल के अंदर, इसके अंदर 8 क्रोमोसोम थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा एक जीनोम ही बढ़ गया, ठीक है, ये डिप्लॉइड था, ठीक है, ये डिप्लॉइड था, अब ये ट्रिप्लॉइड हो गया। ट्रिप्लॉइड का मतलब है इसके अंदर 3 सेट ऑफ जीनोम हो गए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया पॉलीप्लॉइडी हो गया, ठीक है। तो मोर देन 2 सेट नहीं, कॉपी लिखते हैं, मोर देन 2 कॉपी ऑफ जीनोम, मोर देन 2 कॉपी ऑफ जीनोम, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलीप्लॉइड बोल सकते हैं। ये डिप्लॉइड हो गया है, तो यहाँ पे ये जो सेल है ये हो गया है ट्रिप्लॉइड। पूरा का पूरा सेट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम है 8, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम है 8, मतलब 2 सेट हैं जीनोम के। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम है 12, तो यहाँ पे 3 सेट हैं काहे के जीनोम के, पूरा का पूरा एक जीनोम बढ़ चुका है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। अब एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, एन्यूप्लॉइडी जैसे कि यहाँ पे ये हमारी कोई सेल है और सेल के अंदर हमारे ये क्रोमोसोम है
2 2 7 7 एंड 8। ठीक, ये कोई सेल है। ठीक, अब इसके अंदर क्या कराते हैं, म्यूटेशन। यहाँ पे म्यूटेशन, म्यूटा लिखा है तो आप समझ जाएगा कि म्यूटेशन है। अब यहाँ पे ये सेल कन्वर्ट हो गई, ये एक म्यूटेंट सेल हो चुकी है। तो यहाँ पे 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे केवल 1 क्रोमोसोम बढ़ा है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे केवल 1 क्रोमोसोम बढ़ा है या घट सकता है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, केवल 1 क्रोमोसोम बढ़ सकता है या घट सकता है, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 8 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 9 क्रोमोसोम है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, 1 and 2 क्रोमोसोम नोन एज एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज 1 and 2 क्रोमोसोम known as एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो हमारी पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी आप समझ चुके होंगे। तो इसको और डीपली ले चलते हैं। ठीक है, इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहां पे पॉलीप्लॉइडी के बारे में थोड़ा और हम पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और हम पढ़ते हैं कि पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा हाउ इट कैन बी इंड्यूस। तो एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं कॉल्चिसिन। जब कॉल्चिसिन सेल के ऊपर हम डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया जा सकता है। ये इंड्यूस कैसे करता है, आपने देखा होगा कि जब मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम का जब डिवीजन होता है, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आके क्रोमोसोम के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्पिंडल फाइबर ऊपर से आके लगा और एक स्पिंडल फाइबर नीचे से आके लगा। अब इस क्रोमोसोम का 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, बीच से फाड़ दिया जाता है क्रोमोसोम को। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये टूट जाते हैं तो अलग अलग अपने पोल के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि इनका डिसजंक्शन तो कर दें, मतलब इनका सेग्रीगेशन तो कर दें, लेकिन इनको हम इनके पोल पे ना जाने दें। ठीक है, तो भैया जो स्पिंडल असेंबली है उसको ही रोक देते हैं। जब स्पिंडल असेंबली नहीं होगी तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाएगी हमारी, वो होती है कॉल्चिसिन के द्वारा। अब नीचे क्वेश्चन लिखा है कि नेचुरली पॉलीप्लॉइड सेल कौन सी होती है, नेचुरली पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या नेचुरली पॉलीप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं। तो जो आप गेहूं खाते हैं ना, बीट, वो जो होता है आपका हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 6n होती है। 6n का मतलब है कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं सेल के अंदर, वो उसके अंदर जो सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं उसके अंदर 6 सेट ऑफ जीनोम होंगे। और नंबर 2 के ऊपर जो दे रखा है आपका एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जो आपका कोकोनट होता है उसके अंदर 3n होता है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या 3n होती है। जीनोम की संख्या एक सेल के अंदर कितनी होगी, 3, तो इसीलिए उसको बोला गया 3n। ओके, तो आप पॉलीप्लॉइडी के बारे में यहाँ तक जान चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी। जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो कितने टाइप की होती है, नॉर्मली ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहली ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसको जीनोम बोलते हैं वो सेम सेल के हैं। ठीक, मतलब एक ही सेल के सारे जो जीनोम हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे कि 1A 2A 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सेट ऑफ जीनोम हमने बना दिए। तो ये हमने एग्जाम्पल काहे का दिया, ये एग्जाम्पल दिया हमने वीट का, मतलब ये है 6n और ये एग्जाम्पल है वीट का, ये एग्जाम्पल हुआ है आपका वीट का। तो ये कैसा है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। फिर होता है एक एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो मतलब होता है सेम, ऑटो का मतलब होता है सेम सेट ऑफ जीनोम, और एलो होता है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है अदर,
अदर। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑटो पॉलीप्लॉइड है AAA, ठीक, AABB। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो दो जीनोम हैं वो AA हैं और ये दो जीनोम जो हैं वो BB हैं, ठीक। दो जीनोम AA हैं और दो जीनोम BB हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग जीनोम हैं, ठीक। दो सेम हैं और दो अलग हैं, तो ये कैसा हो गया? ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक। और एक होता है, ये हालांकि इतना डीपली पूछता नहीं है, ये हम भी आपको इतना डीपली नहीं बताएंगे कि मेडिकल लेवल पे आपको समझाया जाए, आपको नीट के लेवल पे बस बता रहे हैं। एंड थर्ड नंबर का जो होता है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी जो होती है, जैसे कि हमने 4 सेट ऑफ जीनोम सेम बनाए A और 2 सेट ऑफ जीनोम अलग बना दिए B एंड B, ठीक है। तो ये जो तो हो गए हमारे, ये तो हो गए ऑटो और ये हो गए एलो। तो इस तरह की जो पॉलीप्लॉइडी होती है उसको बोलते हैं ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी का अगर कोई एग्जांपल पूछे तो है वो ट्राइटिकेल। जो ट्राइटिकेल है वो ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है, ठीक है। जो हमने ऑटो पॉलीप्लॉइडी बताया, ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये है, जो AA लिखा है, AA का मतलब है, जहाँ पे आप देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कुछ सेल है, ठीक, ये सेल है, उसके अंदर ये है क्या? क्रोमोसोम, ये है उसके अंदर क्रोमोसोम। तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम को हमने मान लिया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को मान लिया A, जिसको क्या बोलते हैं? जीनोम, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? जीनोम, ठीक है। तो 2 सेट ऑफ जीनोम है तो इसको बोलेंगे AA, ठीक, इसको बोलेंगे AA। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड जो है तो उसके अंदर हमने मान लीजिए यहाँ पे 6A लिख दिए, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 6 जीनोम हैं जो भी सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने दे दिया वीट का जो हेक्साप्लॉइड है। एलो पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग सेट ऑफ जीनोम हों, ठीक है। पहले हमने AA लिखा फिर BB लिखा, ठीक है, इसको ज़्यादा डीप में ना पढ़िए। एंड थर्ड जो हमने लिखा ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम है, दूसरा डिफर है, तो हमने यहाँ पे 4 जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑटो कर दिए और दूसरे 2 अलग कर दिए, एलो कर दिए, जिसका एग्जांपल ट्राइटिकेल रख दिया, ओके। अब हम पढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के बारे में अप्रॉक्स हमने टोटल पढ़ लिया कि पॉलीप्लॉइडी होती कैसे है, इंड्यूस कैसी होती है, नेचुरल पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं, और ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड और ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड, सबके एग्जाम्पल वगैरह हमने सब कुछ यहाँ पे अप्रॉक्स कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी हमने आपको डिफिनेशन क्या बताई थी? इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज क्रोमोसोम नंबर इन क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। हाउ इट कैन फॉर्म, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं हम, हाउ इट कैन फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे कोई नॉर्मल सेल है, ठीक, बने रहिए, देखते रहिए, आपके स्क्रीन पे निगाहें बिल्कुल चील की तरह गड़ी होनी चाहिए, ओके। कैसे गड़ी होनी चाहिए? चील की तरह। जैसे कि मान लिया हमने ये कोई आपकी नॉर्मल सेल है, ठीक, जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम है। कितने? 6 क्रोमोसोम है, ये आपकी नॉर्मल सेल है, ठीक। अब यह क्या हो रहा है इसके अंदर? अब इसके अंदर हो रहा है मियोसिस, ठीक, इसके अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस, ठीक है। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर यहाँ पे देखते हैं हम 2n इक्वल टू कितना है इसके अंदर? 2n इक्वल टू इसके अंदर कितना है? 6, ओके। अब क्या होता है? ये सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा? एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं, यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो इसके अंदर 2 जीनोम दिख रहे हैं, पहले क्या होगा? इनके अंदर डिसजंक्शन होगा। डिसजंक्शन का मतलब पहले ये अलग अलग होंगे, ठीक।
ठीक। और अलग अलग होने के बाद इनके अंदर क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, ये अलग अलग सेल के अंदर चले जाएंगे। पहले ये अलग होंगे और फिर अलग अलग सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, डिसजंक्शन एंड सेग्रीगेशन, डिसजंक्शन एंड सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे जो न्यू सेल बनेंगी, ठीक, यहाँ पे जो डॉटर सेल बन रही हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, तो 3 क्रोमोसोम इसके अंदर आ जाएंगे और 3 क्रोमोसोम इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो n = 3 एंड n = 3, ठीक, n = 3, n = 3। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अभी इसके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो ये तो हमारी हो गई नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल जब एनाफेज फर्स्ट के अंदर डिवीजन करती है तो क्या होता है, पहले तो इनके अंदर डिसजंक्शन होता है, फिर सेग्रीगेशन हो जाता है। डिसजंक्शन का मतलब ये क्रोमोसोम अलग अलग होंगे और फिर अपनी डॉटर सेल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2n = 6 था, तो यहाँ पे ये डिप्लॉयड थे, यहाँ पे ये हैप्लॉयड हो गए, ठीक। यहाँ पे डिप्लॉयड थे, यहाँ पे ये हैप्लॉयड हो गए, तो n = 3, n = 3। तो ये तो हो गई आपकी आम जिंदगी। ये कैसी हो गई आपकी, ये तो हो गई आम जिंदगी, आम जिंदगी। अब हम दिखाते हैं आपको मेंटोस जिंदगी। कैसी, मेंटोस। मेंटोस का मतलब जब इसके अंदर म्यूटेशन कर देंगे, ठीक, क्या कर देंगे, क्रोमोसोम पेयर नॉट सेपरेट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम म्यूटेशन, यहाँ पे कराने जा रहे हैं म्यूटेशन। कुछ ऐसा कारण हो गया कि इसमें हो गया म्यूटेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम पेयर नॉट डिसजंक्शन, डिस लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, जंक्शन आप समझ जाइएगा, डिसजंक्शन एंड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को लिखे देते हैं सेग, ठीक, समझ जाएगा। नॉट पेयर, क्रोमोसोम पेयर नॉट डिसजंक्शन एंड नॉट सेग्रीगेशन, ठीक है। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर ये हो रहा है हमारा एनाफेज फर्स्ट के अंदर। इसमें कुछ ऐसा हुआ, इसमें कुछ सेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि किसी क्रोमोसोम के अंदर, पूरे सेट की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई, कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया कि उसके अंदर डिसजंक्शन ही नहीं हुआ, ना सेग्रीगेशन हुआ। तो उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। जब उसका दूसरा गैमेट बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डॉटर सेल बनाई, ये कैसी थी, DOUTHER, ये हो गए डॉटर सेल, ठीक। ये भी हैं कैसी, ये भी हैं इसके डॉटर सेल, ठीक। एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम, ठीक, एंड 1, ठीक। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम आने चाहिए थे, डिवाइड होके 3, लेकिन धोखे से इसके अंदर क्रोमोसोम कितने आ गए, 4। कितने आने चाहिए थे, 3, लेकिन म्यूटेशन के कारण इसके अंदर क्रोमोसोम आ गए 4। जो इसके फर्स्ट वाला क्रोमोसोम था उसके अंदर ना डिसजंक्शन हुआ, ना उसके अंदर क्या हुआ, सेग्रीगेशन। तो इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हो गई 4, ठीक। अब नीचे वाले सेल के अंदर जो इसकी दूसरी डॉटर सेल बनेगी, ठीक है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितने बचेंगे, इसके अंदर तो केवल 2 ही क्रोमोसोम बचेंगे, इसके अंदर तो केवल 2 ही क्रोमोसोम बचेंगे, क्योंकि भैया 4 क्रोमोसोम इसके अंदर आ गए, 2 क्रोमोसोम इसके अंदर आ गए, 6 क्रोमोसोम इसके अंदर थे, ठीक है। तो इसके अंदर बनेंगे 2 क्रोमोसोम। अगर हम इसका नॉर्मल सेल के साथ फ्यूजन कराएंगे, ठीक, नॉर्मल सेल का मतलब है यहाँ पे 3 क्रोमोसोम वाली सेल से जब इसका हम फ्यूजन कराएंगे, इसका भी और इसका भी, ठीक है, तो जब ये नई सेल बनाएंगी तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 3 3, ठीक। ये कितने बनाएगी, ठीक, सिंगल 2 एंड 3, ओके। तो आपने देखा
कि यहाँ पे जब म्यूटेशन हुआ तो एक सेल के अंदर आगे 4 क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर आगे 2 क्रोमोसोम। जब हमने इनका नॉर्मल सेल के साथ फ्यूजन कराया, ठीक है, ये गैमीट बने थे, जब हमने इनका नॉर्मल सेल के साथ फ्यूजन कराया तो जो नॉर्मल सेल थी उनके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 3, और इसके अंदर भी क्रोमोसोम है 3। जब इनका फ्यूजन होगा तो एक में एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे कंडीशन, तो यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम हो गया हमारा एक्स्ट्रा, ये क्रोमोसोम हो गया एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रोमोसोम की कमी हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक क्रोमोसोम की हो गई कमी, यहाँ पे एक क्रोमोसोम की हो गई कमी। तो इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है जाइगोट के अंदर? जाइगोट, जो ये जाइगोट हमारा बना, ये वाला जाइगोट जो हमारा बना, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 7, और इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, होनी चाहिए थी 6, लेकिन एक के अंदर पहुंच गई 7 और एक के अंदर हो गई 5, एक के अंदर हो गई 5। अब हम पॉलीप्लॉइडी का बेस समझ चुके हैं, अब पढ़ते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। पॉलीप्लॉइडी बने रही है हमारे साथ हमारे चैनल। अब हम पढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी को और डीपली में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी होगी नॉर्मल सेल जिसके अंदर 2n=6 है। ठीक है, मतलब इसके अंदर 2 सेट ऑफ जीनोम है और क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? क्रोमोसोम की संख्या इसके अंदर है 6। ठीक, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या है 6। तो पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्रोमोसोम बढ़ाते हैं। पहले क्या करते हैं, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज। ठीक, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन किया, म्यूटेशन, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ और इस सेट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेल बनाई, ठीक, यहाँ पे एक सेल बनाई जिसके अंदर 1 2 3 1 2 एंड 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वाला जो पेयर था हमारा क्रोमोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी करवा दी। क्या करवा दी? एक क्रोमोसोम की वहाँ पे बढ़ोतरी करवा दी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ट्राइसोमी। यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ चुका तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। इसको ट्रिप्लॉइड नहीं बोलने लगेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पेयर पे एक क्रोमोसोम बढ़ा है, ना कि पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही पेयर के ऊपर क्रोमोसोम बढ़ा है, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी। इसको लिखते कैसे हैं? 2n+1, मतलब 2n लिखेंगे और एक क्रोमोसोम बढ़ गया। ठीक है, अब हमने मान लीजिए यहाँ पे एक और सेल बनाई। ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 एंड 2। यहाँ पे हमने क्या किया, दो पेयर के ऊपर क्या किया, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, डबल ट्राइसोमी। ये हो गई हमारी डबल ट्राइसोमी, इसको बोलते हैं डबल ट्राइसोमी। अगर इसको हम लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2n+1, एक पेयर के ऊपर एक क्रोमोसोम बढ़ा, अब दूसरे पेयर के ऊपर जो क्रोमोसोम बढ़ा उसको भी लिखते हैं +1, तो 2n+1+1, तो ये हो गया हमारा डबल ट्राइसोमी। ठीक है, डबल ट्राइसोमी। अगर हम यहाँ पे एक और सेल बनाएं, ठीक, एक और सेल बनाएं 1 2 3 4, ठीक, 1 2 1 2, हमने एक ही पेयर के ऊपर 2 क्रोमोसोम बढ़ा दिए, तो इसको बोलते हैं हम टेट्रासोमी, इसको बोलते हैं टेट्रासोमी। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2n+2। ठीक है, ये हमने इंक्रीज इन नंबर करवा दिया कि म्यूटेशन के द्वारा अगर इंक्रीज हो रहा है क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर तो क्या होगा, अगर हम एक पेयर के ऊपर क्रोमोसोम बढ़ाएंगे तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, अगर एक ही क्रोमोसोम बढ़ाएंगे। अगर हम 2 पेयर के ऊपर एक एक क्रोमोसोम बढ़ाएंगे तो इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी, जिसको हम लिखते हैं 2n+1+1। अगर एक ही पेयर के ऊपर 2 क्रोमोसोम बढ़ा देंगे तो उसको बोलते हैं क्या, टेट्रासोमी, वहां पे क्या लिखते हैं 2n+2। ठीक है, अब हम इधर क्या कराते हैं, म्यूटेशन के थ्रू नंबर डिक्रीज करवाते हैं, डिक्रीज करवाते हैं और करवाते हैं म्यूटेशन। यहाँ पे क्या करवाया हमने, म्यूटेशन। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल सेल थे 6। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या थी वो कितनी थी, 6। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेल बनाई, ठीक, वहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाया, ये डबल क्रोमोसोम हो गया और ये डबल क्रोमोसोम हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, इस सेल के अंदर म्यूटेशन के द्वारा जो सेल बनी है उसके अंदर एक क्रोमोसोम की संख्या घटा दी, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसोमिक।
मोनोसोमिक मतलब एक क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पे क्या हुई है, कम, तो इसको बोलते हैं मोनोसोमिक। मोनोसोमिक, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, 2n-1, 2n-1 ये हो गए मोनोसोमिक। हमने मान लीजिए यहाँ पे एक और सेल बनाई, ठीक, 1 and 2 हमने यहाँ पे दो पेयर के ऊपर दो क्रोमोसोम उड़ा दिए, ठीक है, दो पेयर के ऊपर दो क्रोमोसोम उड़ा दिए, जैसे कि वो 3D का चश्मा उड़ा के लाया था, ऐसे ही हमने यहाँ पे दो क्रोमोसोम के ऊपर दो क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर एक एक क्रोमोसोम उड़ा दिए, ठीक, बैग में धर के चुप्पे घर ले आए ठीक है, दो क्रोमोसोम यहाँ पे उड़ा दिए, तो ये क्या हो गए हमारे डबल मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, ये हो गई हमारी डबल मोनोसोमिक। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2n-1-1, 2n-1 का मतलब है 2n पहले लिखा, फिर एक क्रोमोसोम उड़ाया, फिर दूसरा क्रोमोसोम उड़ा दिया, ठीक है, 2n-1, तो ये हो गया हमारी डबल मोनोसोमिक। अब मान लीजिए आप किसी होटल में रुकने गए, ठीक है, 5 स्टार होटल देखा आपने वहाँ का साबुन, तेल, तौलिया सब कुछ चुरा के बैग में धर लाया, ठीक है, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसी तरह हमने इस सेल के अंदर क्या किया, पूरा का पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम उड़ा दिया। जैसे कि मान लीजिए इसमें 3 पेयर थे पहले, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम उड़ाया, लेकिन जो यहाँ पे पहला क्रोमोसोम पेयर था वहाँ पे हमने दोनों पेयर ही उड़ा दिए और नीचे के 2 क्रोमोसोम के पेयर रखे, तो एक क्रोमोसोम के पेयर ही उड़ा दिया, तो इसको बोलते हैं नलीसोमिक, नलीसोमिक। इसको कैसे लिखते हैं हम, 2n-2 पेयर एब्सेंट, पेयर यहां पे पूरा का पूरा पेयर ही एब्सेंट कर दिया हमने, ठीक है, पूरा का पूरा पेयर ही एब्सेंट कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे जो एन्यूप्लॉइडी की म्यूटेशन है वो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। पहले हमने क्या किया, नॉर्मल सेल लिया जिसके अंदर 2n=6 था, ठीक है, नॉर्मल सेल लिया जिसके अंदर 2n=6 था। पहले हमने कुछ सेल के अंदर म्यूटेशन करा के नंबर को इंक्रीज किया, ट्राइसोमी बनाए, डबल ट्राइसोमी बनाए, टेट्रासोमी बनाई। फिर हमने सेल ली, उसमें म्यूटेशन कराया, म्यूटेशन कराने के बाद कुछ सेल के अंदर नंबर डिक्रीज कराए, मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक और नलीसोमिक, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का पत्ता ही साफ कर दिया, ठीक है। यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया था चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन आ जाता है, उससे जो म्यूटेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल अबरेशन, क्रोमोसोमल अबरेशन, इसको क्रोमोसोमल अबरेशन बोलते हैं। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न, इसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो कोई म्यूटाजन हो सकता है, म्यूटाजन, या कोई रेडिएशन हो सकती है। क्रोमोसोम के अंदर टूट फूट ही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा क्रोमोसोम है, इसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं क्रोमोसोम के हम, सेंट्रोमियर, ठीक है। इसके जो एंड वाले पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं टीलोमियर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको बोलते हैं टीलोमियर। यहाँ पे हमने मान लिया ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे हमने मान लिया क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर है PQR, ठीक है, ये है ABC, ये हमारा है कैसा, नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम, ये हो गया हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम। ये कैसा है हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम। अब क्या करवाते हैं इनके अंदर हम म्यूटेशन, नंबर वन म्यूटेशन।
ठीक, ये हमारा हो गया क्रोमोसोम। बीच वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। वहाँ पे अंदर क्या था हमारा? PQR। ये PQR हो गया, लेकिन हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाल दी। मान लीजिए हमने एक्स रेज इसके ऊपर डाल दी। यहाँ पे क्या डाल दी हमने? एक्स रेज। एक्स रेज, एक्स रेज डालने के बाद इसके अंदर क्या हो गई? टूट फूट। इसके अंदर क्या हो गई? A, B एंड C। अब मान लीजिए एक्स रेज पढ़ने के बाद इसके अंदर कुछ ऐसा हो गया कि जो C वाला पार्ट है टूट ही गया। C वाला जो पार्ट है ये टूट के अलग ही हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? CNC, डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया? डिफिशियंसी हो गया। ठीक, तो आप डिफिशियंसी समझ चुके हैं कि डिफिशियंसी कैसे होती है क्रोमोसोम के अंदर। अब दूसरा क्रोमोसोम यहीं पास बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं हम दूसरा क्रोमोसोम। ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। ये जो पार्ट है P, Q एंड R, ये तो अभी सही सलामत है, अभी इनकी भी वॉट लगाएंगे हम। ये तो अभी हमने इसके ऊपर जब म्यूटेशन कराया इसके ऊपर, तो यहाँ पे PQR तो सेम ही रहा, ABC जो था वहाँ पे मान लीजिए B वाला पार्ट हट ही गया। मतलब उस पॉइंट से B वाला पार्ट हट ही गया, तो इसको क्या बोलते हैं? डिलीशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिलीशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिलीशन। अब थर्ड देखते हैं। डिफिशियंसी और डिलीशन समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर एंड ये हो गए हमारे P, Q एंड R। ठीक है, और ये हो गए हमारे A, B, C। ठीक है, क्रोमोसोम से आके जुड़ जाए। ठीक है, इसका डुप्लीकेशन हो जाए, यहाँ पे क्रोमोसोम में BC वाला पार्ट और बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? BC वाला पार्ट, B एंड C। ठीक है, तो यहाँ BC था, यहाँ BC था, ये हो गया कितना? एक्स्ट्रा। ये हो गया एक्स्ट्रा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डुप्लीकेशन। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। इसमें हमने क्या किया? ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर। ये PQR तो वैसे ही था, ये ABC भी वैसे था, लेकिन म्यूटेशन के कारण कुछ ऐसा हुआ, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स थे BC वाले, उनकी और एक्स्ट्रा कॉपी बन गई। ठीक है, तो BC एक्स्ट्रा लग गया, तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेशन। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे क्या, फोर्थ नंबर पे क्या होगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन समझते हैं क्या होता है? ये हो गया सेंट्रोमियर 1 एंड 2, PQR 1 एंड 2, A, B एंड C। यहाँ पे म्यूटेशन के कारण कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 180 डिग्री के ऊपर 180 डिग्री पे घूम जाए। ये P वाला पार्ट यहाँ पे आ जाए, ये R वाला पार्ट यहाँ पे आ जाए, तो ऐसी इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और सेंट्रिक इन्वर्जन भी होती है हमारी। जो बीच वाले पार्ट हैं R और A, अगर इनके बीच में 180 डिग्री का रोटेशन हो जाए तो इसको बोलते हैं सेंट्रिक म्यूटेशन, सेंट्रिक इन्वर्जन। इन्वर्जन तो हमने यहाँ पे देख लिया क्रोमोसोमल अबरेशन के अंदर क्या हो सकता है। जब इसके ऊपर कोई म्यूटाजन या एक्सरेज पड़ती हैं तो इनका कोई भी पार्ट हट जाता है तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। या अगर कोई एक पार्ट पूरा हट ही जाए, बीच से कोई पार्ट बीच से हट जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या? डिलीशन। या अगर ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पार्ट म्यूटेशन के कारण डबल हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे BC था और BC आगे जुड़ गया तो इसको बोलते हैं हम डुप्लीकेशन। एक्स्ट्रा पार्ट सेम कॉपी का जुड़ गया वहीं पे। अगर म्यूटेशन के कारण न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इन्वर्जन हो जाए, जहाँ पे R था
वो R इधर वाला आ जाए और P इधर चला जाए, 180 डिग्री पे इन्वर्जन पूरा हो जाए, तो उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर पे नहीं हो रहा है, सेंटर से थोड़ा हटके हो रहा है। और सेंट्रिक इन्वर्जन इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये सेंटर के ऊपर इन्वर्जन हो रहा है। तो क्रोमोसोमल अबरेशन जो था वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन सबसे खतरनाक होता है, उसको थोड़ा हम साइड में बता देते हैं। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक, ये कोई क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, ये कोई क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक, और ये कोई क्रोमोसोम का पेयर इधर घूम रहा है। इस वाले पेयर का कोई भी पार्ट, इस वाले पेयर का कोई भी पार्ट टूट के इसके ऊपर अटैच हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांसलोकेशन। इट जीन एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज between two chromosome, two chromosome, ठीक है, या जहाँ पे लिख सकते हैं हम नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, ठीक है, नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमो। यहाँ पे नॉन होमोलोगस आपको स्क्रीन में भले ही ना दिख रहा हो तो, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन होमोलोगस पेयर के अंदर अगर जीन का एक्सचेंज हो रहा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जीन का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे कि ये एक होमोलोगस पेयर है, ये एक होमोलोगस पेयर है, अगर इनके ही अंदर जीन का एक्सचेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो पैकेटीन के अंदर होती है। लेकिन ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन ये आपस में तो नॉन होमोलोगस है। अगर कोई इसका पार्ट आके इस क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे हमने क्रोमोसोमल अबरेशन या चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर का जो म्यूटेशन था वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो थर्ड म्यूटेशन थी, हमने सबसे पहले चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, फिर चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं जीन स्ट्रक्चर, ठीक है, जीन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जीन स्ट्रक्चर। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि जीन और डीएनए में अंतर क्या है। व्हाट इज जीन? ठीक है, जीन एंड डीएनए, जीन एंड डीएनए होता क्या है ये पढ़ लेते हैं हम। जीन क्या होती है? इट इज़ फंक्शनल सेगमेंट, ठीक है, कोडिंग सेगमेंट या फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोलते हैं जीन। आपने डीएनए का एक ओपन फॉर्म तो देखा ही होगा, जो सांप सीढ़ी की तरह आपको ऐसे दिखता है। क्या आपको पता है कि उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं क्या सभी प्रोटीन को कोड करते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट होता है, कुछ कोडिंग पार्ट होता है। जो कोडिंग पार्ट होता है डीएनए का उसको बोलते हैं हम जीन, ठीक है। तो जीन और डीएनए, जीन के अंदर डीएनए के अंदर जीन होते ही, और जीन जो होती है फंक्शनल सेगमेंट होती है डीएनए की। और जो डीएनए होता है ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या बनाता है? स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर। इसके अंदर होते हैं सीक्वेंस, इसके अंदर होते हैं सीक्वेंस, ओके। जैसे कि ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए है, ठीक है। उसके अंदर इतना जो पार्ट है ये है कोडिंग, उसके अंदर इतना जो पार्ट है ये क्या है? कोडिंग पार्ट है, ओके। यहाँ पे जैसे कि बना देते हैं हम पॉइंट, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड, ATCGATT, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? TAGCTA,
ए, ठीक। ये हमारा हो गया डीएनए। उसके अंदर जो कोडिंग फॉर्म था, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम जीन, उसके अंदर जो कोडिंग फॉर्म था जिसको बोलते हैं हम जीन, ठीक है। तो उसके अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड भी लगा दिए। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमेशा अपोजिट में लगे होते हैं, जैसे कि ए के आगे टी, सी के आगे जी, जी के आगे सी और टी के आगे ए, ठीक है। यूरेसिल डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। यूरेसिल जो होता है वो पाया जाता है आरएनए के अंदर। इसके अंदर क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है, वो नहीं पाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट म्यूटेशन कर देते हैं, एच के अंदर कोई म्यूटेशन कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। चेंज इन सिंगल अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन भी कर सकती है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है। वन न्यूक्लियोटाइड चेंज। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल जो एनीमिया होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन टाइप की, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। 1 सेकेंड। ये जो है पॉइंट म्यूटेशन, इसको बोलते हैं हम क्या? पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन होती है 2 टाइप की, सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है केवल एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होता है। जब वन न्यूक्लियोटाइड चेंज, जब केवल एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। और दूसरा इसका होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिख रहा है ना यहाँ पे मेरे बच्चा लोग? साइड में दिख रहा है आपको बड़ी बड़ी आंखों से, ठीक है। तो एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर केवल एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर चेंज हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेम नहीं बदल रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसका एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि पूरे जो प्रोटीन को कोड करने वाले, पूरे प्रोटीन को जो कोड करने वाले 3 के सेट होते हैं, पूरे बदल जाते हैं। मान लीजिए बनना चाहिए वहाँ पे एलानिन और बन जाती है कोई दूसरी प्रोटीन, ठीक है, वहाँ पे बन जाती है कोई दूसरी प्रोटीन। तो ये हम आगे पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिटेल के अंदर। इसको थोड़ा डीपली और पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ओपन टाइप डीएनए हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं कुछ इस तरह से आपको दिखा देते हैं हम। इसके अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड हैं लगे हुए ATCG ATT, ठीक है, TAGCTAA, ठीक, TAA। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे G वाले ऊपर पॉइंट, इसके ऊपर म्यूटेशन कराई, ठीक है, इसके ऊपर म्यूटेशन कराई, ठीक है, इसके ऊपर म्यूटेशन कराई। अगर हम G को यहाँ से हटा ही देते हैं तो इसको बोलते हैं डिलीशन, ठीक है। G को हटा देते हैं इसको बोलते हैं डिलीशन। या फिर G की जगह पे, G के स्थान पर हम कोई दूसरा पार्ट अगर जोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया A, तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशन। उसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिशन। हमने यहाँ पे ओपन टाइप डीएनए बनाया। ये जो चेन है 3 to 5 हो गई, 3 days to 5 days, और एक हो गई 5 days to
3 days। ये हमेशा दोनों चेन आपस में एंटी पैरेलल होती हैं। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन कराया, पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा अगर यहाँ पे एक हमने न्यूक्लियोटाइड हटा ही दिया, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव ही कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम डिलीशन। और अगर वहाँ पे उसकी जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं एडिशन। तो यहाँ पे हमने लगभग पूरा म्यूटेशन टॉपिक, पूरा का पूरा म्यूटेशन टॉपिक, अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं तो लगभग कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर नहीं छोड़ी है। और नीट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप जरूर ही कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।